हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 6, जो कि आपके नए चैप्टर से स्टार्टिंग हो रही है, जिसका नाम है मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अभी इस क्लास में स्टार्टिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स को समझने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का, क्लास नंबर 1 का। तो क्लास नंबर 1 में आपको मैंने एक बार डिस्कस किया था कि जब हम हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करते हैं तो फर्म्स क्या करती है, उन फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। और जैसे ही गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है तो वहाँ से क्या होता है, फैक्टर इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो वो हमारा फेज़ 1 होता है, जो जिसे हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। तो नीचे की तरफ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फेज़ 1 जनरेशन। तो जब गुड्स और सर्विसेज बनकर तैयार हो जाती हैं फर्म्स की, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि जनरेशन ऑफ इनकम स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद फिर हमारा फेज़ 2 आता है, जो इनकम फर्म अर्न करती है। फर्म क्या करती है, उस इनकम को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो हाउस होल्ड होते हैं, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उस फैक्टर पेमेंट का क्या करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करते हैं, डिस्पोजिशन करते हैं। तो इस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्लास नंबर 1 में, तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो हमारा इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है, उसकी वजह से 3 फेसेस हमारे सामने आते हैं। एक जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्पोजिशन। पहले इनकम जनरेट होती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर उसके बाद वो खर्च होती है, जिसको हम डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो इसीलिए जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके 3 मेथड बन जाते हैं। फेज़ 1 की वजह से, जनरेशन ऑफ इनकम की वजह से, सबसे पहला मेथड बनता है फाइनल आउटपुट। तो जहाँ से जनरेशन ऑफ इनकम स्टार्ट होती है वो होती है फाइनल आउटपुट से। मतलब जो आपका टोटल कंट्री में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है, उसे हम फाइनल आउटपुट बोलते हैं। तो फेज़ 1 हमें देता है जनरेशन ऑफ इनकम, और जनरेशन ऑफ इनकम की वजह से हमारा पहला मेथड निकल के आता है, जिसका नाम होता है वैल्यू एडिड मेथड, और इसे हम फाइनल आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडिड और फाइनल आउटपुट जो 2 मेथड इनको नाम दिए गए हैं, इनको 2 नाम क्यों दिए गए हैं, इसकी एक रीज़न है इसका। वैल्यू एडिड मेथड और फाइनल आउटपुट मेथड को अलग अलग नाम क्यों दिया गया है। दोनों से आपका फॉर्मूला एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल डिस्कस करते हैं मेथड्स के बारे में। तो फेज़ नंबर 2 में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्टार्ट होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने इनकम अर्न की होती है, जितना भी फैक्टर सर्विसेज देने के बाद जिन्होंने फैक्टर सर्विसेज दिए उनको जितनी भी इनकम उनके पास पहुंचती है, उस सारी इनकम को हम टोटल कर लेते हैं। जैसे लैंड, लेबर या कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्राइजेज हैं, उनकी जितनी भी इनकम होती है उसको सबको टोटल कर लेते हैं। और टोटल करने के बाद हमारे पास इनकम मेथड निकल के आता है, जिससे हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। उसके बाद आता है जब फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज, जिनके पास फैक्टर पेमेंट जाती है, वो क्या करते हैं, वो इन रिटर्न्स उसी पैसे को क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब अपना गुड्स और सर्विसेज के ऊपर उन पैसों को खर्च करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो इसीलिए हम उसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो इसी तरीके से टोटल मिला के हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेसेस होने की वजह से हमारे पास 3 मेथड निकल के आते हैं। एक आपका वैल्यू एडिड मेथड, एक आपका इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड आप कोई भी यूज़ करें, चाहे वैल्यू एडिड हो, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, तीनों से नेशनल इनकम काउंट हो सकती है। जो निकलेगी वैल्यू वो सेम निकलेगी। मेथड आपका कोई भी हो, नेशनल इनकम तीनों से निकलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ आगे ध्यान रखना, जब भी आप नेशनल इनकम इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपने 2 सेक्टर इकोनॉमी को फॉलो नहीं करना, आपने यहाँ पर 4 सेक्टर इकोनॉमी को लेना है। 4 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें आपके प्राइवेट फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और जो आपके फॉरेन सेक्टर्स होते हैं वो चारों काउंट होते हैं। तो हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गई, गवर्नमेंट हो गई और फॉरेन सेक्टर, इन चारों को मिला के जो फाइनल आउटपुट होगा, या टोटल इनकम होगी या टोटल कंजम्पशन होगा, इन चारों सेक्टर्स को लेकर हमने नेशनल इनकम को काउंट करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिड मेथड, और एक बार हम देख लेते हैं कि 4 सेक्टर इकोनॉमी भी क्या होती है। ये आपकी 4 सेक्टर इकोनॉमी की एक पिक्चर है। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू एडिड मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। वैल्यू एडिड मेथड भी हमारे सामने है, एक मेथड वैल्यू एडिड, और उसके अलावा एक मेथड और भी है जिसका नाम है फाइनल आउटपुट मेथड। दोनों से निकलेगी नेशनल इनकम, लेकिन दोनों को यूज़ करने का जो तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जो मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ, उस एग्जांपल की हेल्प से
वैल्यू एडिड मेथड से और फाइनल आउटपुट मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पे। इसमें देखिए, सपोज़ कीजिए एक फार्मर है। उस फार्मर ने क्या किया, कुछ बीजों का इस्तेमाल करके, ज़मीन का इस्तेमाल करके और पानी का इस्तेमाल करके उसने 500 रुपीज़ की वीट को प्रोड्यूस कर दिया, गेहूँ को 500 रुपये की गेहूँ को प्रोड्यूस कर दिया। तो उसके लिए वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 500 रुपीज़। उसने कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं किया, कोई उसने रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं किया, सिर्फ उसके पास कुछ चीज़ें थी और उस चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने 500 रुपीज़ का वीट प्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ से जब उसने, अभी आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को देखिए, आउटपुट का नाम क्या है, वीट, और जो प्रोड्यूसर है उसका नाम क्या है, फार्मर, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, 500 रुपीज़। उसने ये 500 रुपीज़ की जो आउटपुट है वो मिलर को सेल कर दी, चक्की वाले को। और उस चक्की वाले ने क्या किया, मिलर ने उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, आटे में कन्वर्ट कर दिया। और उसने क्या किया, उस 500 रुपये के गेहूँ को फार्मर से ख़रीद कर उसमें 200 रुपये की अपनी वैल्यू ऐड करके उसने वो 700 रुपये का आटा जो था मिलर ने वो बेकर को दे दिया, बेकरी वाले को। उस बेकरी वाले ने क्या किया, उस 700 रुपये के आटे को, फ्लोर को उसने क्या किया, 300 रुपीज़ की उसमें वैल्यू ऐड करके उसने 1000 रुपये में उसको कंज्यूमर को बेच दिया। तो जो फाइनल आउटपुट निकल के आया, फाइनल आउटपुट का मतलब होता है वो आउटपुट जो एक फाइनल परचेज़र, जो फाइनल जो सेलर है वो कंज्यूमर को देता है। तो फाइनली जो सेलर होता है, जब वो कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट देता है, वो फाइनल आउटपुट कहलाता है। और नेशनल इनकम में हम फाइनल आउटपुट वैल्यू लेते हैं, जो फाइनल आउटपुट वैल्यू होती है। तो जो बेकरी वाला है जिसने ब्रेड को बनाया और उसने कंज्यूमर को दिया, तो उसने कंज्यूमर को जो वैल्यू दी होगी वो वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होगी, इट मीन्स 1000 रुपीज़। अब इसी तरीके से कंट्री में जितने बेकर्स वाले हैं, जितने प्रोड्यूसर और भी हैं, जो वो कंज्यूमर को फाइनल आउटपुट देते होंगे, वो सारा टोटल हमारा किस में काउंट होता है, नेशनल इनकम में। ये तो एक एग्जांपल हो गया बेकर का। अब बेकर के जैसे जितने भी और प्रोड्यूसर होंगे जो कंज्यूमर को फाइनली बेचते होंगे, तो फाइनल वैल्यू जो कंज्यूमर के पास जाती है वही नेशनल इनकम होती है। लेकिन अगर मान लो हमें फाइनल आउटपुट नहीं दे रखा है, हमें ये बोला गया है कि वैल्यू एडिड मेथड से आप नेशनल इनकम को काउंट करो, तो हमें निकालना तो 1000 रुपये ही है, जो 1000 रुपये फाइनल आउटपुट निकल के आया है। अब वो वैल्यू एडिड से कैसे निकलेगा, वैल्यू एडिड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो भी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उस वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल आपने यूज़ किया, जिसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि कितना रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है जो आपने आउटपुट निकाला, जो प्रोड्यूस किया, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल आपने यूज़ किया वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि फार्मर ने कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन का यूज़ नहीं किया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो फार्मर की थी वही वैल्यू एडिड हो गई उसकी। तो इसका मतलब फार्मर के पार्ट पर जो ग्रॉस वैल्यू एडिड निकल के आई है मार्केट प्राइस पे, वो कितनी निकल के आई है, 500 रुपीज़। ग्रॉस वैल्यू एडिड का मतलब होता है कि वो वैल्यू एडिड या वो एडिशन जो आपका ग्रॉस है, जिसमें से अभी आपने कोई डेप्रिसिएशन वैल्यू को माइनस नहीं किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स असेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स असेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उस असेट्स की जो वैल्यू 1 साल के अंदर गिर जाती है, उसे हम क्या कर देते हैं, टोटल जो वैल्यू एडिड जो होती है उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। जैसे 500 रुपीज़ में से हम क्या करेंगे, जो भी फिक्स असेट्स का यूज़ हुआ होगा, अब फार्मर के पार्ट पर तो फिक्स असेट्स का यूज़ नहीं हुआ, हालांकि आगे जो मिलर है उसने यूज़ किया होगा, बेकर ने यूज़ किया होगा, हाँ हो सकता है फार्मर ने भी हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया हो। तो जो भी आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, जब तक आप उसे माइनस नहीं करते तो आपकी जो वैल्यू एडिशन रहेगा वो ग्रॉस रहेगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड अगर रहता है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, तो वैल्यू आपकी तब तक ग्रॉस वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर फार्मर के पार्ट पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 500 रुपीज़ का। उसके बाद मिलर के पार्ट पर, मिलर ने जो वीट परचेज़ किया था फार्मर से, उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 200 रुपये का। कैसे, 700 रुपये उसका वैल्यू आउटपुट है और 500 रुपीज़ का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि उसने 500 रुपये में ख़रीदा था ना मिलर ने फार्मर से जो वीट खरीदा था, कितने खरीदा था, 500 रुपये का, और उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना बनाया था, 700 रुपये का। तो 700 में से 500 माइनस हो जाएगा, तो 200 रुपीज़ आ जाएगा मिलर का ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड जो होती है वो हमें इंडिविजुअली निकालनी होती है, फार्मर की अलग निकलेगी, मिलर की अलग निकलेगी और बेकर की अलग निकलेगी। बेकर की कैसे निकालेंगे, बेकर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 1000 रुपये। उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना किया था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब उसने अपने जब उसने ब्रेड को मैन्युफैक्चर किया था, ब्रेड को उसने प्रोड्यूस किया था, तो उसने ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए आटा किससे खरीदा था, मिलर से। कितने रुपये का, 700 रुपये का। तो उसके पार्ट पर एडिशन कितने का हुआ, 300 रुपये का। तो 500 वैल्यू एडिड होगी फार्मर की, 200 वैल्यू एडिड होगी मिलर की, और 300 वैल्यू एडिड होगी बेकर की। तो जब हम इसका प्लस करेंगे तो वही वैल्यू सेम निकल के आएगी, 1000 रुपये, जो फाइनल आउटपुट हमने देखा था।
तो या तो डायरेक्टली आप फाइनल आउटपुट से नेशनल इनकम काउंट कर लो, या फिर आप वैल्यू एडिड मेथड से कर लो। बस वैल्यू एडिड में ये होगा कि हमें जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हुए हैं, उन्होंने जितना जितना वैल्यू का एडिशंस किया होगा माल को बनाते समय, वो वैल्यू एडिशन आपने प्लस करना है, ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्लस करना है। अगर यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट फार्मर का 500 और वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलर का 700 और बेकर का 1000 ऐड कर लिया, तो ये आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू ओवरलैपिंग वैल्यूज़ हो जाएंगी, मतलब आपका डुप्लीकेशन हो जाएगा वैल्यूज़ में। तो हमें डुप्लीकेशन नहीं करना। एक ही वीट बार बार यूज़ हो रहा है मिलर के पार्ट। अब देखो बेकर ने जो ब्रेड बनाया उसमें वीट यूज़ हुआ, वीट का कहीं ना कहीं रोल था। मिलर ने जो आटा बनाया उसमें भी वीट का कहीं ना कहीं रोल था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर 500, 700 और 1000 इन तीनों को प्लस करके 2200 वैल्यू लेंगे, तो वो एक डुप्लीकेशन ऑफ नेशनल इनकम आ जाएगा, नेशनल इनकम में डुप्लीकेशन आ जाएगी। तो हमें वो नहीं करना। फाइनल आउटपुट ले लो, जो कंज्यूमर को वैल्यू पे दिया गया है आपने प्रोडक्ट, वहाँ से भी नेशनल इनकम काउंट हो जाएगी। या जितने भी प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हुए हैं, ठीक है, उन सारे प्रोड्यूसर का जो भी वैल्यू एडिशन रहा होगा उनको प्लस कर लो, तो भी आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसीलिए जो आपका आउटपुट मेथड होता है, जो आपका वैल्यू एडिड मेथड होता है, उसके अलावा एक फाइनल आउटपुट मेथड भी होता है। तो दो मेथड होते हैं यहाँ पर हमारे जनरेशन ऑफ इनकम फेस 1 वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर इसको और क्लियर करने के लिए मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि वैल्यू, अगर जो वैल्यू एडिड फार्मर ने किया उसको कैसे निकालोगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जीरो है यहाँ पे क्योंकि फार्मर के पार्ट पर तो कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज़ नहीं हुआ। अगर हम वैल्यू एडिड बाय मिलर की बात करें तो 700 रुपीज़ का उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया, 500 का उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, तो 200 रुपये उसकी वैल्यू एडिड हो गई। बेकर के पार्ट पर 300 रुपीज़ हो गई। तो तीनों की जब ग्रॉस वैल्यू एडिड को हम सम अप करेंगे तो हमारी 1000 रुपीज़ की आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पहले मेथड से, वैल्यू एडिड मेथड से, जब हम ग्रॉस जीडीपी को निकालने की कोशिश करते हैं, जीडीपी का मतलब नेशनल इनकम को निकालने की कोशिश करते हैं, तो जितनी भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, जितने भी प्रोड्यूसर का एक प्रोडक्ट को बनाते समय ग्रॉस वैल्यू का एडिशन हुआ है, उसको सम अप कर देते हैं। तो नेशनल इनकम को निकालने के कितने मेथड हो गए हमारे पास। फर्स्ट केस में फेस 1 में फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। तो वैल्यू एडिड बाय ऑल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। तो जो भी आप वैल्यू एडिशन निकालते हो उसमें सारे के सारे सेक्टर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर फार्मर था, वो प्राइमरी सेक्टर में था क्योंकि उसने क्या है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया था। जो मिलर और बेकर थे वो किस पार्ट पे थे, सेकेंडरी सेक्टर पे। वो क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल का यूज़ करके क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो इसीलिए वैल्यू एडिड मेथड हो चाहे फाइनल आउटपुट मेथड हो, हम उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स होते हैं, उन तीनों की वैल्यूज़ का एडिशन करके हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला और क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे जीडीपी जब आप निकालेंगे वैल्यू एडिड मेथड से, तो उसमें आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी होगा, जो प्रोड्यूसर ने वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने माइनस कर देना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए जो आपने उसके लिए वैल्यू ऑफ इनपुट यूज़ किया है, माल को बनाने के लिए जो आपने रॉ मटेरियल का यूज़ किया है, वो आप माइनस कर देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कहते हैं उसको, वैल्यू ऑफ इनपुट भी कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने लेना क्या है, जो हमारी डोमेस्टिक सेल होगी, जो हमने माल एक्सपोर्ट किया होगा, या फिर जो हमारा चेंज इन स्टॉक रहा होगा। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि जो गुड्स आपकी सेल होने से रह गई हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसमें हम चेंज इन स्टॉक क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी पर्टिकुलर एक ईयर की जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पिछले साल का स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है, ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है, जो हम इस साल में ले आते हैं और उसे हम क्या करते हैं, इस साल उस स्टॉक को बेचने की कोशिश करते हैं। और इस साल जो करंट ईयर में हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे, तो उस साल भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ हमारा स्टॉक बच गया होगा। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। तो जो वैल्यू निकल के आती है चेंज इन स्टॉक की, उसका मतलब ये होता है कि इस साल हमने इतने गुड्स का प्रोडक्शन किया जो कि हमारा बेचने से रह गया। तो वो भी हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, नेशनल इनकम का पार्ट होता है। तो चेंज इन स्टॉक जो होता है, जिसमें से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वैल्यू माइनस करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो गुड्स जो हमारा सेल होने से रह गया है। ऊपर जो डोमेस्टिक सेल लिखी हुई है उसका मतलब तो हो गया कि जो गुड्स हमने सेल कर दिया है। एक्सपोर्ट का मतलब जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। लेकिन चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि जो गुड्स हमारे पास पहले था और जो गुड्स हमारे पास अब क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से नेट हमने कितना गुड्स ऐसा है जो हमने प्रोड्यूस तो किया लेकिन सेल होने से रह गया।
और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम क्या करते हैं, जो हमने डोमेस्टिकली गुड्स को परचेज़ किया होगा गुड्स को बनाने के लिए, और जो भी हमने इंपोर्ट किया होगा गुड्स को बनाने के लिए, वो दोनों चीज़ें हम प्लस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा जीडीपी आ जाता है। लेकिन जीडीपी को ध्यान रखिए, जो भी आप ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर होंगे उन सारे प्रोड्यूसर का वैल्यू एडिड निकाल के फिर आपने उसका सम अप करना है। जैसे अभी हमने फार्मर का, मिलर का और बेकर का तीनों का प्लस करके हमने जो ग्रॉस वैल्यू एडिड थी उनको तीनों को प्लस करके निकाला था। अगर आप फाइनल आउटपुट वैल्यू लेते हैं तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आउटपुट अगर आपके पास दिया हुआ है तो फाइनल आउटपुट ही लेना है, आपने कोई एडिशन मेथड यूज़ नहीं करना। हाँ, अगर आपको अलग अलग प्रोड्यूसर्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट दी हुई है तो उनका वैल्यू एडिड निकाल के फिर आपने उसको प्लस करना है, वैल्यू एडिड निकाल के। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दोबारा से मैंने लिखा हुआ है, जीडीपी इज इक्वल टू सम अप ऑफ जीवीए। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो हर प्रोड्यूसर का हमें अलग से निकालना होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि जब इस मेथड को यूज़ करते समय, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड को यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है जो प्रिकॉशन में लिखी हुई हैं। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगी वो हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बिल्कुल। देखिए हमने माइनस किया हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। तो इंटरमीडिएट गुड्स जब भी आपको दिए हों तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से उसको माइनस कर दीजिए। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन डोमेस्टिकली नॉट इंक्लूडेड। अगर डोमेस्टिकली अगर आप अपने घरेलू पर्पज़ के लिए, घर के लिए कोई भी आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए सेल्फ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे घर में आप खाना बना रहे हैं या गार्डनिंग का काम कर रहे हैं या घर के उसमें गार्डन में या कहीं भी आप वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो जब हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए सेल्फ सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को नहीं बताता है ना, वो हमारे अब आपने अगर मान लीजिए घर में कुकिंग कर रहे हैं, तो आपने अगर वो कुकिंग कर रहे होते और कंजम्पशन ना कर रहे होते, क्या उस कुकिंग को किसी कंट्री के नेशनल इनकम में आप रोल प्ले कर रहे होते, कंट्रीब्यूशन दे रहे होते? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जब हम कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू तब जब नई थी वो गुड्स, अब आप तो पुरानी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जब वो नई रही होगी गुड्स या प्रोडक्ट, तो उस समय जो हमने उसकी वैल्यू को ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट कर लिया होगा, तो इससे डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है। तो तीसरे पॉइंट से डुप्लीकेशन होगी। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारे नेशनल इनकम में हमारे जो कंट्री के आउटपुट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और पहला पॉइंट ये है कि ये वो वैल्यू है जो हमारे गुड्स को बनाने में यूज़ हुई है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो अपने घर में रह रहा है, ठीक है, और अगर बाई चांस उसका घर अपना ना होता, अगर वो रेंट पे रह रहा होता, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई पर्सन घर में रह रहा है और अगर वो घर उसका अपना ना होता और अगर वो बाई चांस रेंट पर रह रहा होता, तो कहीं ना कहीं उसे रेंट पे करना होता। तो कहीं ना कहीं हम एक एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर में रह रहा है, ठीक है, तो वो अगर उसका घर अपना ना होता तो वो कहीं ना कहीं रेंट पर उसको घर लेना पड़ता, रहना पड़ता। तो हम यहाँ पर ना एक हाइपोथेटिकल चीज़ ले लेते हैं, मतलब एक काल्पनिक चीज़ मान लेते हैं कि जो पर्सन अपने घर में रह रहा है, ठीक है, वो उसका एक एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं कि उसका रेंट कितना पे करता अगर वो घर उसका अपना ना होता तो वो हमारा नेशनल इनकम में काउंट होता है। उसके बाद है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अगर मान लीजिए कि आप किसी भी सर्विसेज या गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट यह ध्यान रखना कि अगर वो कंजम्पशन आप खुद ना कर रहे होते और वो आप नेशनल इनकम कंट्री के आउटपुट में उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते, तब वो आपने इसको इंक्लूड करना है। जैसे मान लीजिए टीचर है, अब वो टीचर अपने ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाने की बजाय अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो अगर वो अपने बच्चे को ना पढ़ाने के बजाय ट्यूशन पढ़ा रहा होता तो कहीं ना कहीं वो हमारे कंट्री में सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा होता, वैल्यू ऑफ आउटपुट में उसका रोल होता। तो इसीलिए एक टीचर टीचिंग करते समय जब अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे को टीचिंग ना कर रहा होता तो फिर वो अपना ट्यूशन पढ़ा रहा होता या स्कूल में टीचिंग कर रहा होता, तो उससे मनी अर्न होती, इनकम जनरेट होती, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होती। और उसके बाद एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने अपने खेत में अपना वीट उगाया, गेहूँ उगाया, ठीक है, और उसने गेहूं को अपने मार्केट में सेल करने की बजाय अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया। हालांकि वो मार्केट में बेचना चाहता था, लेकिन उसने फिर सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कंट्री के वैल्यू ऑफ आउटपुट में कंट्रीब्यूट तो किया, लेकिन वो कंट्रीब्यूट डायरेक्टली ना करके उसने इनडायरेक्टली अपने लिए यूज़ कर लिया। तो ये आपका नेशनल इनकम में काउंट होगा।
उसके बाद है चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। मैंने ऊपर बता दिया था कि चेंज इन स्टॉक जो होता है वो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस किया जाता है, तो जो आपका नेट चेंज इन स्टॉक आता है वो उसका मतलब ये होता है कि कितना गुड्स हमने बनाया लेकिन बेचने से हम रह गए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आगे चल के वो हम गुड्स को जब बेचेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्री में हमारी इनकम जनरेट होगी जो नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो कहीं ना कहीं एक हम एज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं कि हाँ ये हम अगर बेचते तो हमें इतना इनकम ज़रूर होती। तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें जो दी हुई हैं रेड पेन से, ये आपने कहीं भी अगर आपको दी हों ये वैल्यूज़, तो आपने उनको क्या करना है, नेशनल इनकम में एक्सक्लूड करनी है, और ये 4, 5, 6 जो पॉइंट दिया हुआ है ये नेशनल इनकम में आपने इंक्लूड करना है। तो जब आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा तो उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो जी आपका एन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नेट वैल्यू में। और अगर आपको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे, तो आपका नेट के बाद आपका डी जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना तो जी आपका एन में कन्वर्ट हो जाएगा और डी आपका एन में कन्वर्ट होगा जब एन एफ आई एफ ए आप प्लस करेंगे, तो उससे आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर उसमें से आपने जितना भी टैक्स चार्ज किया होगा कस्टमर से वो अगर आप माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो फर्म ने टैक्स कस्टमर पे चार्ज किया होगा और प्लस गवर्नमेंट से जो उसको सब्सिडीज़ मिली होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितना भी टैक्स की वैल्यू होती है उसमें से सब्सिडी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो नेट वैल्यू निकल के आती है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब आप नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपका मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। मतलब ये फैक्टर कॉस्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया होता है, ना कि जिस वैल्यू पर हमने कस्टमर को बेचा होता है। तो मार्केट प्राइस वो होती है जिस वैल्यू पर हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और फैक्टर कॉस्ट होती है जिस वैल्यू पर हमने उस गुड्स को आउटपुट को प्रोड्यूस किया होता है। तो इस तरीके से अगर आपको जो जीडीपी वैल्यू निकल के आएगी, अगर आपको जीडीपी को अलग अलग वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस, और इसी तरीके से कोई भी अगर आप टोटल हमारे 8 मेथड्स होते हैं, तो एक बार जीडीपी निकलने के बाद वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके नेट फैक्टर इनकम, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस करके जो वैल्यूज़ आपने निकालना चाहें, मैंने क्लास नंबर 4 में ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था। ये सर्कुलर वे का इस्तेमाल करके आप अलग अलग जीडीपी मार्केट प्राइस से कहीं भी आप पहुँच सकते हैं। तो इस क्लास में आज हमने डिस्कस किया वैल्यू एडिड मेथड। क्लास नंबर जो हमारी 7 होगी उसमें हम एक न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल को यूज़ करेंगे जिससे हम वैल्यू एडिड मेथड को और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.